हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज हम आपको विभिन्न परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। और जो भी प्रश्न हम आपको कराएंगे वे व्याख्या के साथ में कराने वाले हैं, जिससे आपको काफी हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। और एक ही क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। बस आप क्वेश्चन को, व्याख्या को ध्यान से देखते ही चलिए। आपके यहाँ से कई कॉन्सेप्ट भी क्लियर यहाँ पर होने वाले हैं। क्लास में आप अंत तक बने रहिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज ही क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। और क्लास में आप धैर्य बनाए रखिए। जितना आप धैर्य बनाए रखोगे उतना ही आपको यहाँ पर ज़्यादा सीखने को मिलने वाला है। बस क्लास में आप अंत तक बने रहिए। क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है। यहाँ पर नहीं दिया गया, इसे भी आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तब अपना आंसर आप यहाँ पर दीजिए। TSSB TGT 2014 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ग्लाइसिन। ये महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं व्याख्या के साथ में। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल निम्नलिखित है। यहाँ पर 10 आवश्यक अमीनो अम्ल दिए गए, इन्हें आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला यहाँ पर दिया गया हिस्टिडीन, दूसरा दिया गया ल्यूसीन, आइसोसोलिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रोओनिन, फिनाइल एलानिन, वैलिन, ट्रिप्टोफेन। यहाँ पर 10 आवश्यक अमीनो अम्ल दिए गए, जो यहाँ पर शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। और यहाँ से कई क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस व्याख्या को भी ध्यान से देखते हुए चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 2, जैविक मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन डी। यहाँ पर TGT 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। आपको बताना है कि जैविक मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रोटीन प्रयुक्त किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जैविक मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रोटीन प्रयुक्त किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। प्रोटीन का कार्य शरीर में कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं में टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। मात्रा के अनुसार शरीर में पानी के बाद सबसे अधिक प्रोटीन उपस्थित होता है। यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। कोशिकाओं का निर्माण में ये आवश्यक होता है, और यहाँ पर पुरानी कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे भी आप ध्यान से देखते हुए चलिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बन अधिक मात्रा में लिया जाता है। थायमीन, विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन सी। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थायमीन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बन अधिक मात्रा में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। थायमीन जल में पूर्णतः घुलनशील है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। यह रंगहीन रवेदार पदार्थ है तथा अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है। यदि इसे क्षारीय माध्यम में रखें तो यह नष्ट हो जाता है। थायमीन का सह एंजाइम रूप है थायमीन पायरोफॉस्फेट। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि थायमीन का सह एंजाइम रूप है, तो थायमीन पायरोफॉस्फेट इसका सह एंजाइम रूप होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका कार्य यहाँ पर दिया गया। थायमीन शरीर के 3 अंग प्रणालियों को सामान्य क्रियाशील बनाए रखने में सहायता करता है, अर्थात आमाशयांत्र प्रणाली, तंत्रिकीय प्रणाली और हृदय प्रणाली। यह कार्बोज के चयापचय में मदद करता है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप नोट करते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। उबालना, गहरी विधि द्वारा तलना, खदकना या वाष्प द्वारा पकाना। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी। और ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण आप यहाँ पर लगाते हैं चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वाष्प द्वारा पकाना ये सर्वोत्तम विधि है खाना बनाने की। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 5, वस्त्र का पलेटा जाना खालिस्तान का साथ अधिक मजेदार होता है। सीधा स्वभाव, सहित तिरछा स्वभाव, बंद स्वभाव या इनमें से कोई नहीं। DSSB PGT 2018 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वस्त्र का पलेटा जाना सीधा स्वभाव का के साथ अधिक मजेदार होता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा।
आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सीसल कौन सा रेशा है? तने वाला रेशा, बीज वाला रेशा, कृत्रिम रेशा या पत्ती वाला रेशा? LT 2020 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि सीसल कौन सा रेशा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर सही होगा, पत्ती वाला रेशा। सीसल पत्ती वाला रेशा है, यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सीसल पत्ती वाला रेशा होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसका उपयोग समुद्री जहाज के लंगर का रक्षा और औद्योगिक कल कारखानों में भी होता है। इसके अलावा गद्दी, चटाई, चारपाई, बुनाई की रस्सी और घरेलू उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। सीसल का रेशा उत्कृष्ट किस्म के कागज बनाने में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में इसका अनेक प्रकार की वस्तुओं बनाने में उपयोग किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, रेशा है पाच्य कार्बोहाइड्रेट, अपाच्य कार्बोहाइड्रेट, आंशिक पाच्य कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं? PhD 2005 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि रेशा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रेशा अपाच्य कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेशा सामान्यतः किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थों के बने पतले तंतु होते हैं। यह ऊन, कपास, कागज, पेड़ों की छाल तथा पॉलिएस्टर आदि के बने हो सकते हैं। जबकि आहारीय रेशे, जिन्हें सामान्यतः अपाच्य कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में रखा जाता है, आहार में उपस्थित ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं, परंतु पाचन क्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनको एंजाइम भंग नहीं कर पाते, जिसके कारण ये अपाच्य होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, यहाँ से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब है? खुरदरा और मोटा, मध्यम और मुलायम, पतला और चमकदार या पारदर्शी? DSSB TET 2014 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कि इनमें से किस प्रकार का वस्त्र यहाँ पर सबसे खराब होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इनमें से जो सबसे खराब वस्त्र होता है वह है पारदर्शी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फ्लेक्स, ऊन, कपास या रबड़? TGT झारखंड 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो लिनन फ्लेक्स से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, कपड़ा बनाने की विधि को कहते हैं बुनाई, कटाई, कॉम्बिंग, कार्डिंग? आपको बताना है कि कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहते हैं। TGT राजस्थान में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कपड़ा बनाने की विधि को बुनाई कहते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, गृह व्यवस्थापन का सार है समय व्यवस्थापन, पारिवारिक लक्ष्य को निश्चित करना, ऊर्जा व्यवस्थापन, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग? TGT 2013 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि गृह व्यवस्थापन का सार है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। यह गृह व्यवस्थापन का सार है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? अप्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष आय, 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं? GIC 2017 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कि मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, मासिक वेतन प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। और प्रत्यक्ष आय के बारे में मैंने पिछली क्लासेस में आपको अच्छे से यहाँ पर समझाया हुआ है, तो आप हमारी पिछली क्लासेस को भी देख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। यह परिभाषा किसकी है? मार्शल, वर्सेलन, S चंद्रशेखर या वीडरमैन? आपको बताना है कि ये यहाँ पर परिभाषा दी गई, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा वर्सेलन के द्वारा दी गई है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो भी बच्चे क्लास में पहली बार आए हुए क्लास को यहाँ पर शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया योजना, नियंत्रण, प्रसंस्करण और मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सहयोग, आयोजन, समय और मूल्यांकन।
तीसरा ऑप्शन दिया गया है योजना, आयोजना, नियंत्रण और मूल्यांकन। चौथा ऑप्शन दिया गया है समय, योजना, मूल्यांकन और सहयोग। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण क्या है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, योजना, आयोजना, नियंत्रण और मूल्यांकन। ये परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण है, यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण है योजना, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। किसी न किसी रूप में व्यक्ति अपने साधनों की व्यवस्था करता है। कुछ व्यक्ति अच्छी व्यवस्था करना सीख लेते हैं, अन्य व्यक्ति अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। इसे अन्य व्यवहारिक विज्ञानों के समान नापा नहीं जा सकता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्यों से किसी सीमा तक संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वह अच्छा व्यवस्थापक माना जा सकता है और उसका घर व्यवस्थित माना जा सकता है। तो यहाँ से भी आप ध्यान से कोई इस व्याख्या को पढ़ते हुए चलिए, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है। यहाँ पर नहीं दिए गए ऐसे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। अब क्या करते हैं बच्चे, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और यहाँ पर नहीं देखना भूल जाते, उनका आता हुआ क्वेश्चन भी यहाँ पर गलत हो जाता है। और ज़्यादातर क्वेश्चनों में बच्चों का ऐसा ही यहाँ पर क्वेश्चन गलत होता है जिनमें नहीं दिया हुआ होता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। आपको बताना है कि कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं मैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं प्यार का परिवार, प्रसव का परिवार, पितृवंशीय परिवार या उन्मुखी परिवार। टीजीटी उत्तराखंड 2014 और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014-15 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रसव का परिवार कहते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रसव का परिवार परिवार का वह प्रकार होता है जहाँ व्यक्ति जन्म लेता है। माता एवं शिशु दोनों के जीवन में जन्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः जन्म लेना अथवा जन्म देना एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें शिशु को माता के शरीर से अलग स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्थापित किया जाता है। जन्म जीवन आरंभ का समय नहीं है, जीवन तो गर्भकाल के समय ही आरंभ हो जाता है। वस्तुतः ये एक परिवर्तन की अवस्था है जो माँ के शरीर के आंतरिक भाग से शिशु को बाहर के वातावरण में ले आती है। तो इस व्याख्या को भी आप इम्पोर्टेंट लगाते चलिए, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अपनी तैयारी को उस लेवल तक का कीजिए ताकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से सही कर पाओ। इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था खालिस्तान कहलाती है। अमीर घर, प्रसन्न घर, खाली घोंसला या पूर्ण घोंसला। आपको बताने की पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पूर्ण घोंसला कहलाती है। यहाँ पर पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था पूर्ण घोंसला यहाँ पर कहलाती है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है, जीवन दर्शन से, अभिवृत्ति से, व्यवहार से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीआईसी एग्जाम 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रत्येक परिवार जीवन शैली यहाँ पर प्रभावित होती है जीवन दर्शन से। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन को आप सही कर लीजिएगा, 1832, 1840, 1838 या 1835 ईस्वी। आपको बताने है कि सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का प्रयोग, यहाँ पर समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सन 1838 में किया गया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट काम्ट को इस विषय का जनक माना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाता है, तो इसे भी आप नोट करते चलिए। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान माना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। 1953,
1952, 1950 या 1955। जीआईसी एग्जाम 2017, टीजीटी उत्तराखंड 2014, जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2014 और आप टीजीटी 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 1952 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारतवर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ था, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। परिवार नियोजन आधुनिक युग नियोजन का युग कहलाता है। साधारणतः नियोजन का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से होता है जिससे कुछ निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और इन लक्ष्यों को एक निश्चित अवधि में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्राप्त किया जाता है। इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? प्रोफेसर W.I. टॉमस द्वारा, प्रोफेसर एली द्वारा, प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कॉट द्वारा या उपरोक्त में से सभी के द्वारा। आपको बताना है कि भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कॉट के द्वारा। ये यहाँ पर आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है? भौतिक, धार्मिक, मानसिक या इनमें से सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भौतिक मूल्य भी सर्वोच्च है, धार्मिक भी और मानसिक भी है। इस प्रकार हमारे यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, वाक्य इससे पूर्ण होगा। तो यहाँ पर आपको वाक्य पूर्ण बताना है कि किससे पूर्ण होगा। निखिल एवं डोर्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहाँ तक। आपको यहाँ पर वाक्य को पूरा करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2010 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो निखिल एवं डोर्सी के अनुसार सरल ढंग से अभिव्यक्त लक्ष्य वह अंतिम बिंदु है जहाँ व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इससे ये वाक्य पूर्ण होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है। बहुपति विवाह, धार्मिक विवाह, बहुपत्नी विवाह या सामूहिक विवाह। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, बहुपति विवाह कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह बहुपति विवाह कहलाता है। यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है वह बहुपति विवाह। तो इसे भी आप ध्यान से देखते ही चलिए। बहुपत्नी विवाह एक से अधिक पत्नियां रखना तो बहुपत्नी विवाह कहलाता है। सामूहिक विवाह समाज के यहाँ पर भगीरथ बंधुओं द्वारा समाज हित में एक सार्थक सोच व आनंद कदम है। यहाँ पर ये आप यहाँ पर देखते चलिए, सामूहिक विवाह के बारे में यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर बहुपत्नी के विवाह में भी यहाँ पर बताया गया है। तो इन को भी आप ध्यान से देखते चलिए, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। बजट चार्ट, परिचालन चार्ट, प्रक्रिया चार्ट या फ्लो चार्ट। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो परिचालन चार्ट भी, ये भी कार्य सरलीकरण से यहाँ पर संबंधित है, प्रक्रिया चार्ट भी संबंधित है और फ्लो चार्ट भी संबंधित है। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो बजट चार्ट ये इससे संबंधित नहीं है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधित परिवर्तन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। गृह भेंट, सामूहिक सभा, भूमिका अभिनय या विधि प्रदर्शन। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, भूमिका अभिनय, ये यहाँ पर उपयुक्त विधि है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, निकट दूर विकास क्रम में विकास किस अंग में आरंभ होता है? सुषुम्ना नाड़ी, पैर, सिर या वक्ष।
यूपी पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निकट दूर विकास क्रम में विकास किस अंग में प्रारंभ होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, सुषुम्ना नाड़ी में प्रारंभ होता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। विकास की दिशा का सिद्धांत। बालक के विकास की दिशा दो क्रम में होते हैं, सिर से पैर की ओर जिसे सेफेलोकोडल कहा जाता है, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और शरीर के मध्य से बाहर की ओर जिसे प्रोक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। इसे मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, वहीं विकास की दिशा का यह क्रम शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कॉर्ड का विकास होता है, इसके बाद हृदय और धड़कन का विकास होता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इंपॉर्टेंट लगाते ही चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। फ्रॉयड, वाटसन, कार्ल जुंग या लेजारस। टीजीटी राजस्थान में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इनमें से समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है, तो फ्रॉयड के द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फ्रॉयड ने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। फ्रॉयड का व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि प्रारंभ में बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों के व्यवहारों का अनुकरण करके वांछित व्यवहार करते हैं तथा आगे चलकर उनका आंतरिकरण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। साइकोसोशल थ्योरी के निर्माता कौन थे। एरिक एरिक्सन, फ्रॉयड, जीन पियाजे, इनमें से कोई नहीं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2019 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि साइकोसोशल थ्योरी के निर्माता कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, एरिक्सन। यहाँ पर एरिक एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी के निर्माता थे, यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। साइकोसोशल थ्योरी के निर्माता एरिक एरिक्सन है। एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत का केंद्रीय तथ्य यह है कि बालक में मनोलैंगिक विकास के साथ ही मनोसामाजिक विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है। उन्होंने ऐसे 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इनकी 8 अवस्थाएं कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इनसे होकर बालक का मनोसामाजिक विकास गुजरता है। एरिक्सन ने बाल व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है और विकास के प्रत्येक अवस्था में पाए जाने वाले उन सामाजिक तत्वों का विश्लेषण किया है जो बालक के व्यक्तित्व विकास पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है साइकोसोशल थ्योरी, ये इसके निर्माता है एरिक एरिक्सन। इसे भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, अंडाणु परिपक्व होता है 25 दिनों में, 20 दिनों में, 28 दिनों में या 30 दिनों में। LT 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि अंडाणु परिपक्व होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, अंडाणु 28 दिनों में यहाँ पर परिपक्व होता है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म के कारण भोजन में विषाक्तता संचारित होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, निम्न से मध्य अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ। तीसरा ऑप्शन दिया अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ या उपयुक्त सभी। टीजीटी 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, निम्न से मध्य अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थ द्वारा, विशेषतः डिब्बा भोज्य पदार्थों में। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म नामक बैक्टीरिया के कारण बोट्यूलिज्म नामक पाचन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसका यदि तुरंत उपचार न किया जाए तो 60 से 65% तक मृत्यु की संभावना हो जाती है। इसका बैक्टीरिया जीवाणु निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों से उत्पादित विषाक्त पदार्थों, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों अथवा क्रॉस कंटामिनेशन होने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, लैक्टोज निम्न इकाइयों से निर्मित होता है, फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए।
आपको यहाँ पर बताना है कि लैक्टोज निम्न इकाइयों से निर्मित होता है। तो किन इकाइयों से निर्मित होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से निर्मित होता। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से निर्मित होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसे दूध शर्करा भी कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। यह वनस्पति जगत से प्राप्त नहीं होता है, इसकी प्राप्ति स्तनधारियों से होती है। यह मोनोसेकेराइड के 2 अणु से मिलकर बना होता है। एक अणु ग्लूकोज तथा दूसरा अणु गैलेक्टोज का होता है। दूध के पाचन क्रिया में लैक्टोज का अपघटन लैक्टोज एंजाइम से प्रक्रिया के दौरान होता है। लैक्टोज हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रह जाते हैं और आंत में ज़्यादा देर तक रह जाने के कारण ज़्यादा जीवाणु पैदा करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए वर्धक होता है। तो यहाँ से भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसी भी वाक्य को आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि हमें भी यहाँ पर मोटिवेशन मिलते रहे। हमारा भी मनोबल आप बढ़ाया कीजिए कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, ये आप जरूर बताया कीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 33, प्राय इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज। आपको बताना है कि प्राय इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है फलों की शर्करा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट या वसा। पीएचडी 2003 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन, कैसीन, ग्लूटीन या एल्बुमिन। आपको यहाँ पर बताना है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, घर की सजावट से तात्पर्य है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, नहीं ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी 2006 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताने कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था करना, यही घर की सजावट से तात्पर्य है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रह में सज्जा अभिव्यक्त है। पति की रुचि का, गृहिणी की रुचि का, समाज की रुचि का, यह व्यक्ति एवं परिवार की रुचि का। आपको यहाँ पर बताना है कि गृह सज्जा अभिव्यक्ति है। तो किसकी अभिव्यक्ति है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, व्यक्ति एवं परिवार की रुचि का। यहाँ पर गृह सज्जा अभिव्यक्ति है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी। विलियम हेनरी पार्किन, जॉर्ज ओडेमर्स, मोरे, जेटी डिक्सन। यूपी टीजीटी 2021 और यूपी पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर संश्लिष्ट रंजक की खोज किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विलियम हेनरी पार्किन के द्वारा यहाँ पर संश्लिष्ट रंजक की खोज की गई थी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रंग 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रंग और संश्लेषित रंग। सन 1856 ईस्वी में संश्लेषित रंग का आविष्कार हुआ था। ये भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका श्रेय विलियम हेनरी पार्किन को जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। संश्लेषित रंग विविध रंगों एवं शेड्स में उपलब्ध होते हैं तथा प्राकृतिक रंगों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। इनका उपयोग सरलता एवं सफलतापूर्वक किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, यहाँ पर विलियम हेनरी पार्किन के द्वारा इसके यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर सही होगा, इसके द्वारा इसके यहाँ पर खोज की गई थी। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। निम्नलिखित रंग योजना में रंग चार्ट पर एक दूसरे से सटे रंगों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। हरियाणा पीएचडी 2020 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, एनालॉगस रंग योजना। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एनालॉगस रंग योजना में रंग चार्ट पर एक दूसरे से सटे रंगों का उपयोग किया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अनुरूप रंग 3 रंगों के समूह है जो रंग पहिया पर एक दूसरे के बगल में है और एक त्रियक
लाल नारंगी और लाल नारंगी इसके उदाहरण हैं। सादृश्य शब्द से तात्पर्य है कि सादृश्य या विशेष रूप से किसी वस्तु के अनुरूप होना। एक अनुरूप रंग योजना के समृद्ध रूप एक रंग रूप रंग बनाती है। एक समान रंग योजना एक अच्छी मोनोक्रोमिक लगती है। यह गर्म या शांत रंगों के साथ उपयोग किया जाता है। एक ऐसा नज़र पैदा करता है जिसमें एक निश्चित तापमान और साथ ही उचित रंग सद्भाव होता है। लाल नारंगी पीले नारंगी समरूप रंगों के एक सेट का एक उदाहरण है। यहाँ से भी आपके कई क्वेश्चन बन रहे हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलिए और उस व्याख्या को ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है जिसका अर्थ है ग्रीक देवी का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम या इनमें से कोई भी नहीं। यूपी टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है जिसका अर्थ है ग्रीक की देवी का नाम। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है दरी, मेज तथा कुर्सियां, पटरे, आसन तथा चौकियां। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मेज तथा कुर्सियां। ये पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किया गया था। विनोबा भावे ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या स्वामी विवेकानंद ने। आप यहाँ पर देख सकते हैं MP PhD एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 2015 में। और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किया गया था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 1921 में श्री निकेतन में एक संस्था की स्थापना की जिसमें 8 ग्राम सम्मिलित थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीणों की समस्याओं का अध्ययन एवं निराकरण करना, ग्रामीण कल्याण के प्रति जनता में रुचि उत्पन्न करना, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना एवं साधनों में विकास लाना। यही इसका मेन उद्देश्य था। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से देखते हुए चलिए। यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 9 दिसंबर, 7 जून या 5 जून। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। UNO के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अभिकरण की स्थापना की गई है? रेड क्रॉस सोसाइटी, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या यूनिसेफ। GIC 2017 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि UNO के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अभिकरण की स्थापना की गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, यूनिसेफ की स्थापना की गई है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। UNO के द्वारा बच्चों के लिए यूनिसेफ अभिकरण की स्थापना की गई है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट शाखा है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देखते हुए बालकों की आपात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वसम्मति से एक कोष का अधिदेश स्वीकृत किया गया था। तो यहाँ से महत्वपूर्ण व्याख्या बन जाती है, इसे भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निम्न प्रकार की होनी चाहिए? लचीली, सुसंगत, आरंभिक या सरल। GIC प्रवक्ता एग्जाम में यह यहाँ पर पूछा गया है 2017 में। आपको बताना है कि अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निम्न प्रकार की होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, लचीली होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु लचीली प्रकार की होनी चाहिए। अनौपचारिक शिक्षण व्यवस्था विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शैक्षणिक संस्थाओं से परे है। यह गैर संस्थागत तथा मान्यता रहित शिक्षा व्यवस्था है, किंतु अनवरत जीवन पर्यंत चलने वाली इस प्रक्रिया का प्रभाव गंभीर एवं दीर्घकालीन होता है। अपने आसपास के लोगों एवं अन्य
संपर्क माध्यम एवं जन संचार माध्यमों द्वारा दिन प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाएं न केवल हमारा ज्ञान वर्धन ही करती है वरन हमारे व्यक्तित्व निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते ही चले, क्योंकि यहाँ से भी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, बालक का मन खाली स्लेट या टेबुला सा है, ये विचार दिया है प्लेटो, फ्रोबेल, जॉन लॉक या चार्ल्स डार्विन। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये कई एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसे ध्यान से देखते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बालक का मन खाली स्लेट या टेबुला सा है, ये विचार दिया गया था जॉन लॉक के द्वारा। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, वृद्ध लोगों को इस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए: मजबूत सिलाई, ढीले एवं आरामदायक वस्त्र, बड़े बटन या जीपर वाले वस्त्र, या सभी विकल्प सही है। हरियाणा पीजीटी 2020 और टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि वृद्ध लोगों को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सभी विकल्प यहाँ पर सही है। यहाँ पर पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी और तीसरा भी यहाँ पर सही है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सभी विकल्प सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है: पूर्णकालिक, जन्मजात असमानताएं, श्वासरोध या इनमें से सभी। टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, इनमें से सभी कारण है। यहाँ पर प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु के यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों का टीकाकरण किस केंद्र पर होता है: आंगनबाड़ी, बालशाला, बालवाड़ी या झूला गृह। आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि बच्चों का टीकाकरण किस केंद्र पर होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, बच्चों का टीकाकरण आंगनबाड़ी केंद्र पर होता है। यहाँ पर हमारा पहले ही ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आंगनबाड़ी का अर्थ है आंगन आश्रय। यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। आंगनबाड़ी भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल केंद्र है। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में 1975 में उन्हें भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह बाल केंद्र विकास और वृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आंगनबाड़ी द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं हैं: अनुपूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और आगे अस्पतालों को भेजना, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा उसे 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व विद्यालय शिक्षा इत्यादि आदि इसके महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। और भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसे कब शुरू किया गया था, तो 1975 में भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद फ्रेंड्स हम आपको अभ्यास प्रश्न की ओर लेकर चलेंगे। तो हमारा 50वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है: डीपीटी, बीसीजी, पोलियो या हेपेटाइटिस ए। टीजी झारखंड 2017 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पोलियो का टीका मौखिक रूप से दिया जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पोलियो का टीका मौखिक रूप से दिया जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पोलियो का टीका लगाया नहीं जाता, बल्कि इसकी प्रतिरोधक दवा पिलाई जाती है। सामान्य रूप से नवजात शिशु को जन्म के 1 माह के अंदर पोलियो की प्रथम खुराक देने के बाद 1 माह के अंदर दूसरी खुराक तथा इसके बाद यहाँ पर 1.5 माह के अंदर तब पर तीसरी खुराक दी जाती है। इस तरह नवजात शिशु को 3 बार में पोलियो की दवा बूंदों के रूप में पिलाई जाती है। पोलियो की दवा देने के अवसर पर नवजात शिशु को एक टीका ट्रिपल वैक्सीनेशन और का लगाया जाता है। ट्रिपल वैक्सीनेशन शिशु की काली खांसी, टिटेनस, डिप्थीरिया नामक रोगों से रक्षा करता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से कई बार पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा टीका लगाया जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपना अभ्यास प्रश्न की और। आज का अभ्यास प्रश्न है, स्टर्नम को कहते हैं कंधे की हड्डी, सीने की हड्डी, कॉलर की हड्डी या हंसली की हड्डी। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी, कितना आपका स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, कितने आपको आते थे, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।